वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, आइए देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे? 3 घंटियां क्रमशः 15 सेकंड, 27 सेकंड और 36 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वह सुबह 9 बजे एक साथ बजने लगी, अगली बार कितने बजे वह एक साथ बजेंगी? आपको क्या करना है, कई बार समझा चुका हूं, आपको लासपा लेना है। लासपा का आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, आइए किसका लासपा ले ले? 15, 27 और 36 का। तो 15, 27 और 36 का 3 से काट लेते हैं। 3 5 15, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 3 9, 3 चौक 12। तो 2 5 और 3 और 2, तो ये तो अलग अलग कटेंगे, तो इनकी गुणा कर लेते हैं। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 5, तब भी वही बात हो जाती है। 3 और 2, तो सबसे पहले 5 और 2 की गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 60 गुणा 9 यानी कि 540 सेकेंड। 540 सेकेंड हुए। अब 540 सेकंड को मिनट में बदल देते हैं। कैसे भाग करेंगे? 60 से भाग करेंगे। आइए 60 से भाग कर लेते हैं। 540 सेकंड को 60 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से 0 कटेगा और 6 नेम 54, यानी कि कितने मिनट आ गए? 9 मिनट आ गए। यानी कि 9 मिनट के बाद वह दोबारा बजेंगी। तो सबसे पहले 9 बजे बजी थी, उसके बाद कितने बजे बजेंगी? 9 मिनट के बाद, यानी कि 9:09 पर, 9:09 पर वो बजेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए ऑप्शन 9:09 पर वह एक साथ बजेंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा, छोटा कर लेते थोड़ा सा। प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों का योग समान है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो सबसे पहले जोड़ ले, योग है कितना वो ज्ञात करते हैं। तो कहां से पता चलेगा? ये आपको यहां से पता चल जाएगा। देखिए यहां से कि सभी का योग है कितना? 4 + 11 + 6, 11 और 4 15 और 6 21, यानी कि सभी का योग कितना है? 21 है। तो सबसे पहले जेड का मान निकाल लेते हैं। जेड का मान किससे निकालेंगे? जेड का मान इस वाले स्तंभ से निकाल सकते हैं। तो 8 + जेड + 4 बराबर, सबका योग कितना है? सबका योग तो 21 ही है। तो जेड + 12 बराबर 21। तो जेड का मान कितना आएगा? 21 - 12, यानी कि जेड का मान आएगा आपका 9। जेड का मान आपके पास कितना आ गया? जेड का मान आ गया आपका 21 में से 12 गया, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अब किसका निकालें। अब निकाल लें आप इस वाले से। देखिए बताता हूं मैं आपको, इस वाले से निकालिए। जेड + 7 + डब्ल्यू, जेड प्लस, ब्लैक ले लेते हैं, जेड + 7 + डब्ल्यू, सबका योग कितना है? 21 ही है। जेड का मान है हमारे पास 9 + 7 + डब्ल्यू बराबर 21, 9 और 7 16, 16 + डब्ल्यू बराबर 21। तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा? 21 - 16, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो डब्ल्यू का मान आ गया, जेड का मान आ गया। अब हम वाई का मान निकाल लेते हैं। वाई का मान कहां से निकालेंगे मैं आपको बताता हूं, ये वाले पेन का यूज करते हैं। वाई का मान यहां से निकाल लेते हैं, यहां से। तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस 6, सबका मान कितना है? 21। डब्ल्यू का मान कितना है? 5। तो वाई + 5 + 6 बराबर 21। तो वाई + 11 बराबर 21। तो वाई का मान कितना होगा? 21 - 11, यानी कि वाई का मान कितना हो जाएगा? 10। तो y का मान 10, z का मान 9, w का मान 5। तो देख लेते हैं x y, y का मान 10, देखो 10 कहां दिख रहा है? 10 यहां पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए।
y के बाद नहीं, सबसे पहले w का मान, w का मान तो 5 है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक मिनट रुको, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, y का मान तो है 10 और z का मान कितना है, z का मान है आपका 9, w का मान है 5। ये ऐसे होगा x y z w, नहीं w का मान है 5, तो इस प्रकार से होगा x y z और w का मान, w पहले लेके, w पहले नहीं बाद में होना चाहिए, ठीक है, यानी x y z w। तो y का मान कितना है, 10 है, y का मान 10 है, z का मान कितना है, z का मान 9 है, w का मान कितना है, 5 है, तो x का मान कितना हो, ये तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान बताना है हमें, किसका मान बताना है, एक्स वाई डब्ल्यू और जेड का मान बताना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आसानी से सबका योग याद कर देंगे और बड़ी आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक्स का मान भी निकाल सकते हैं, पहले पहले जो पंक्ति है, पहले पंक्ति है एक्स वाई प्लस 8, उससे भी एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 6 4 3 9 7 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो निकाल लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 9, 9, फिर क्या लिखेंगे, 9 के बाद 7, फिर 6, फिर 4 और फिर 3, तो 9 7 6 4 3, 9 7 6 4 3 कहां पर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या में क्या अंतर है। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, इसका अंतर निकाल लेते हैं, 0 0 0 0, 10 में से 1 गया 9, 90,000। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना आंसर आएगा, 90,000। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, छोटा कर लेते थोड़ा सा। 256 की आवाज गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेते, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 8, 4, 2 और 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये तो हो ही गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है ए ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 256 के अभाज्य गुणनफल का आंसर कितना होगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा क्वेश्चन, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है
और उसी स्थान पर 15 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत दर, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 15 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी होगी? आप कहेंगे कुल दूरी होगी, कुल दूरी कितनी होगी? 10 + 15 यानी कि 25। कुल समय कितना लिया गया है? कुल समय 2 घंटे। तो औसत गति कितनी होगी? औसत गति होगी आपकी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 25/2 यानी कि 12.5 घंटे, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। या फिर एक बात और भी देखिए, हमें गति दे रखी है, ठीक है, गति दे रखी है यानी कि 10 और 15। औसत कैसे निकालते हैं? दोनों का जोड़ कर दें और जितनी संख्या है उससे भाग दे दें। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास 10 और 15 दो नंबर दे रखे हैं, इसका औसत निकालना है। चाल का दो संख्या दे रखी है 10 और 15, औसत कैसे निकालेंगे? दोनों का योग कर देंगे, जैसे हम करते हैं, दोनों का योग कर देंगे यानी कि 25, और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। चालें हैं कितनी? 2 चालें हैं, तो 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो कितना हो जाएगा? 12.5। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जब भी सिर्फ चाल दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ चाल दे रखी है और हमें औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों का योग कर देंगे और जितनी चालें हैं उससे भाग कर देंगे। दोनों का योग कितना होगा? 25, और चाल कितनी है? 2 चालें हैं, तो 25 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 12.5 आएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन, किसी संख्या के 90% उसी संख्या के 83% का अंतर 175 है, उस संख्या का 99% क्या है? तो आइए वो संख्या x मान लेते हैं, वो संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो x का 90% और उसी संख्या के 83%, यानी कि x के 83% का अंतर कितना है? 175। तो 90% में से 83% घटाओ तो कितना होगा? 7%। तो 90% में से 83% घटाओगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 7%, यानी x का 7%। तो x का 7% का मान कितना है? 175। तो x गुणा 7/100, x के 90%, x का 83%। तो आप x और प्रतिशत कॉमन ले सकते हैं, 90 में से सिर्फ आपको 83 घटाना है, ठीक, बराबर 175 है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 175 गुणा 100/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 15 16 17, 7 7 पंजे 35, यानी कि 2500। यानी कि वो संख्या कितनी आई? 2500। अब ये 2500 का क्या निकालना है? 99%। तो आइए निकाल लेते हैं। 2500 का 99%, 2 0 से 2 0 कटे तो 25 गुणा 99। तो 2599 की गुणा करते हैं, आइए करते हैं। निन्यानवे और 25 की गुणा करते हैं। 5 निम 45 हासिल लगा 4, 5 निम 45 और 4 49, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 5 9 और 8 17 हासिल लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 2475। कितना आया इसकी गुणा? 2475। 2475। तो कितना आंसर सही होगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 99% कितना होगा? 2475 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां क्वेश्चन, नौ 7 0 4 और 2 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बता देते हैं, सबसे पहले क्या होगा? 9, फिर कितना होगा? 7, फिर 4, फिर छोटा कर लेते हैं 5 2 4 5। हाँ, तो 9 7 4 2 और 0।
97,420। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 97,420 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। नाइन्थ क्वेश्चन, एक ड्रम की क्षमता 180 लीटर है। ड्रम के 2/3 भाग को भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता? तो 180 का 2/3 निकाल देते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 180 का 2/3 निकाल देते हैं। 3 पंजे 15, 3 छक 18, यानी कि 120 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। 2/3 भाग को भरने के लिए 120 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां क्वेश्चन, श्री नटवर लाल ने अपनी पत्नी को 50% धन दिया। शेष राशि को अपने 3 पुत्रों के बीच में समान रूप से वितरित किया। यदि प्रत्येक पुत्र को 3,250 रुपए मिलते हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि थी? तो हर पुत्र को 3,250 रुपए मिलते। तो पहले निकालो 3 पुत्र को कितने मिले। तो जो 3 पुत्रों को मिले वह कुल राशि का कितना होगा? 50% होगा, क्योंकि 50% को पत्नी को दे दिया। तो 50% निकालना है तो आप 100% निकाल लीजिए कितनी राशि थी। आइए निकालते हैं। प्रत्येक पुत्र को मिले 3,250। तो तीनों पुत्रों को कितने मिले? तीनों पुत्रों को कितने मिलेंगे? आप कहेंगे 3 गुणा 3,250, यानी कि 0 5 3 15 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9, यानी कि तीनों पुत्रों को 9,750 रुपए मिले। और ये कितने प्रतिशत है? यह कुल संख्या का, यानी कि कुल धन का 50% है, क्योंकि पत्नी को 50% दे दिया तो बाकी पुत्र को कितना दिया? 50%। तो कुल धन का, यानी कि एक्स का, कुल धन को एक्स मान ले। कुल धन क्या मान ले हम? कुल धन क्या मान ले? कुल धन आप उसके पास एक्स था। तो कुल धन का 50% कितना हुआ? 9,750। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो x/2 का मान कितना है? 9,750। तो x का मान कितना होगा? 9,750 गुणा 2। तो 9,750 इधर कर देते हैं, 2 की गुणा कर देते हैं। तो 9,750 की 2 से गुणा करेंगे तो 0 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 9 दूनी 18, 19,500। तो उसके पास कितनी राशि थी? आप कहेंगे उसके पास 19,500 की राशि थी। कितनी राशि थी? 19,500 की, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 44 है। लघुत्तम समावर्त और मासापा का योग 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले मासापा निकाल लेते हैं। तो लासपा गुणा मासापा कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं के योग गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आइए निकालते हैं। लासपा कितना है? आप कहेंगे 44। लासपा और मासापा का योग कितना है? आप कहेंगे 50। लासपा कितना है? 44। मासापा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मासापा हो जाएगा 50 माइनस 44, यानी कि 6। तो लासपा 44, मासापा 6, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो होगा 44 गुणा 6। हम जानते हैं लासपा, यहां पे लिख दे रहा हूं, लासपा गुणा मासपा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो लासपा कितना है? 44। मासपा कितना है? 6। आइए गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 264। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। लासपा गुणा मासपा क्या होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है। लासपा गुणा मासपा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासपा और मासपा के गुणनफल के बराबर होता है। लासपा 44 है, मासपा 6 है, दोनों को गुणा कर लो, 264 आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो ये तो यहीं भी कर लेते हैं। 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त करें? भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दो। तो 3/4 3/4 को 100 से गुणा करोगे तो काटोगे तो 25 25 या 75, यानी कितने प्रतिशत होगा? 75%, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे? आप कहेंगे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले का को हल करेंगे बॉडा मास के हिसाब से, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर माइनस को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। का मतलब होता है गुणा, लेकिन हल पहले करता है, हल गुणा के चिन्ह से पहले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है 4 दशमलव, पहले 5.4 का 1/9 आ जाएगा 10। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2, एक काम करते हैं 5.4 गुणा 1/9, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, 6 निम 54, 6 निम 54, तो ये हो जाएगा 0.6, 0.6। इसको भाग करते हैं 1.8/3.6, पॉइंट हटाएंगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी कितना आएगा? 1/2। ठीक है, अब लिखते हैं 4.8 गुणा 1/2, 1/2 प्लस 0.6 माइनस 1/5। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2.4 प्लस 0.6 माइनस 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.2, 0.2। 2.4 में 0.6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 माइनस 0.2, तो कितना आंसर आएगा? 2.8। तो कितना आएगा? 2.8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कितना ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले का को हल करें, 5.4 का 1/9 निकाले, 0.6 आएगा। फिर 1.8 को भाग दे 3.6 के, तो कितना आएगा? 1/2, 1/2। फिर इसको गुणा करें 2.4, 2.4 में 0.6 जोड़ेंगे 3, और 3 में 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.8 आएगा। कितना आएगा? 2 आपका 8 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चौदहवां क्वेश्चन। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 है? उस घन का आयतन क्या होगा? देखो विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण का मैं आपको बताऊं। देखो विकर्ण क्या होता है, देखो घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो विकर्ण की लंबाई होती है L² प्लस L² प्लस L², यानी कि 3L², यानी कि √3L। यानी कि विकर्ण क्या होता है? कितना होता है? वर्गमूल 3L होता है। यानी कि विकर्ण की लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे विकर्ण की लंबाई का घन के विकर्ण की लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3L। L क्या है? भुजा है। वहां घन के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 4 वर्गमूल 3, यानी कि वर्गमूल L, वर्गमूल इससे ये कटा तो L का मान कितना आ गया? 4, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 4 आ गई। जब भुजा 4 आ गई तो इसका आयतन कितना होगा? आप कहेंगे आयतन होता है भुजा का घन। आयतन कितना होता है? भुजा का घन। तो आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन निकालेंगे भुजा का घन, यानी कि 4 का घन। तो 4 का घन कितना होगा? 16 गुणा 4, 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 64। कितना होगा? 64 घन सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ध्यान रखना घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? वर्गमूल 3 गुणा भुजा। L मान लिया हमने भुजा, तो
वर्गमूल 3 गुणा एल कितना दे रखा है 4 वर्गमूल 3 √3 से, यानी कि वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटा, भुजा का मान आ गया 4, उसका घन आ गया 64, तो 3 गुणा करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां क्वेश्चन, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। वर्गमूल का मतलब होता है, एक बात ध्यान रखो, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। इस वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब होता है पावर घात 1/2। अब घातें आपस में गुणा होती हैं, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 की पावर n। और 64 को भी, अगर इसमें 2 है, आधार में 2 है, तो 64 को भी ऐसे बनाओ कि आधार 2 आए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6। 64 को क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखो 64। अब घातें आपस में गुणा होती हैं, तो 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर 6। आपको ध्यान रखना है, जब भी आधार समान होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं। जब भी आधार समान होता है घातें बराबर हो जाती हैं, यानी n/2 का मान कितने के बराबर होगा, आप कहेंगे n/2 का मान होगा 6 के बराबर। तो n का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 12 के बराबर। तो n का मान कितना होगा, 12, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, वर्गमूल का साइन का मतलब होता है पावर 1/2 और घातें आपस में गुणा होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। विमाओं 120 गुणा 160 मीटर वाले एक आयताकार मैदान से 40 मीटर गुणा 60 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 120 गुणा 160 बटे 40 गुणा 60। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 60 दूनी 120, यानी कि 8 भूखंड बनाए जा सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन। 30 के गुणनफल, तो 30 के गुणनफल में दो संख्याएं तो 100% आएंगी, एक तो 1 और 30 खुद। देखो ये कहां आ रही है, ये इसमें नहीं आ रही है, इसमें 30 नहीं आ रही है, इसमें 30 नहीं आ रही, तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि ये सारी संख्याएं 30 को विभाजित करेंगी। 1 भी 2 भी 30 2 से विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 10 से भी होगा, 15 से भी होगा, 30 से। तो गुणनफल में दो संख्याएं तो हमेशा आएंगी, एक तो 1 और संख्या खुद आएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। एक वर्ग जिसका परिमाप 48 है, क्षेत्रफल, अगर परिमाप 48 है यानी कि 4 गुणा भुजा कितना होगी 48, तो ए का मान कितना होगा 12। अगर ए का मान, भुजा का मान 12 है तो क्षेत्रफल कितना हुआ, आप कहेंगे 144। आसान सा क्वेश्चन था, तो क्षेत्रफल कितना होगा 144, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए 19वां क्वेश्चन करते हैं। एक झील की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, झील में 1200 घन मीटर पानी है, गहराई, तो आयतन कितना होगा, 1200 घन मीटर पानी का मतलब आयतन 1200 दे रखा है। आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई या गहराई जो भी है, अगर ऊंचा है तो ऊंचाई और अगर गहरा है तो गहराई। तो आयतन कितना होता है, आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई है तो ऊंचाई और गहराई है तो गहराई। हमें गहराई निकालनी है तो निकाल लेंगे। आयतन कितना दे रखा है 1200, लंबाई 40 गुणा 10 गुणा गहराई, ये हो जाएगा 400। 1200 की 400 से भाग करो तो कितना आ जाएगी, गहराई आ जाएगी 2 0 से 2 0, 4 3 12, यानी कि 3 मीटर आ जाएगी। गहराई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान ही मैं करा चुका हूं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की एक समान गति से चल रही है, तो 350 किलोमीटर
तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये मैं करा चुका हूं। ये ऑप्शन है डी, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। कैसे लगाएंगे समय? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 350, चाल कितनी है? 75, भाग देंगे, घंटे में आएगा, फिर 60 मिनट में बदल लेंगे, फिर मिनट में देखेंगे कितने घंटे हैं और कितने मिनट है। करा चुका हूं। आंसर कितना आ रहा था? 4 घंटे 40 मिनट। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनका हल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।